सुबह का खाना खत्म करने के बाद नव्या ने सारे बर्तन धोए। फिर उसने घर के सभी लोगों के कपड़े इकट्ठा करके धोने लगी। इधर उसकी सास सावित्री देवी आंगन में धूप सेकते हुए आराम से बैठकर चने खा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, अरे बहू सुनो तो, एक कप अदरक वाली चाय तो बना दो। नव्या उस वक्त कपड़े धोने में व्यस्त थी। उसने जवाब दिया, माँ जी थोड़े कपड़े बाकी हैं, उन्हें धोकर अभी चाय बना देती हूँ। ये सुनकर सावित्री देवी झल्लाकर बोली, हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। इसे तो हर काम टालने की आदत है। मुझे तो अभी चाय चाहिए और ये कह रही है कि बाद में बनाऊंगी। उनकी बातों में ताना और शिकायत साफ झलक रही थी। नव्या ने कुछ नहीं कहा। वो मन में सोचती रही कि अगर मैं अभी चाय नहीं बनाई तो पूरा दिन ताना का सिलसिला चलता रहेगा और हो सकता है कि माँ जी मेरी मम्मी पापा से भी शिकायत कर दे। ये सोचकर नव्या चुपचाप उठी और भीगे हाथों से चाय बनाने चल पड़ी। सावित्री देवी की आदत थी कि वो दिन भर आंगन में बैठी रहती और हर छोटी छोटी बात पर नव्या को आवाज लगाती रहती। जब से नव्या इस घर में आई थी, सावित्री देवी ने एक गिलास पानी खुद नहीं उठाया था। उन्हें लगता था कि बहू है तो घर का हर काम उसकी जिम्मेदारी है, चाहे नव्या बीमार ही क्यों ना हो। सावित्री देवी का मानना था कि अब जब बहू घर में आ गई है तो उन्हें अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है। नव्या को घर के काम करने से कोई परहेज नहीं था, लेकिन जब वो किसी काम में व्यस्त रहती तो सासू माँ अचानक कोई और काम दे देती तो उसके बीच में छोड़ना उसे ठीक नहीं लगता था। पर सावित्री देवी को ये मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि जब सास कुछ कहे तो बहू को उसी समय सारे काम छोड़कर उनके सामने हाजिर हो जाना चाहिए। नव्या की ननद काव्या अक्सर उसकी मदद कर देती, लेकिन इन दिनों वो पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में चली गई थी। ऐसे में नव्या पर घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही आ गई थी। नव्या ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। सावित्री देवी गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी, जैसे मन ही मन कह रही हूँ, मेरी बहू नाव्या की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बात टाल दे। चाय देने के बाद नव्या फिर से कपड़े धोने लगी। तभी सावित्री देवी की एक और फरमाइश आ गई, बहू आज मौसम कितना अच्छा है ना, दोपहर में आलू और पनीर के पकौड़े बना देना और हाँ, धनिया की चटनी बनाना मत भूलना। ये सुनकर नव्या ने शांति से कहा, माँ जी बाकी सब कुछ तो घर में है लेकिन धनिया नहीं है। यह सुनकर सावित्री देवी का चेहरा तुरंत गुस्से से तन गया। वो नाराज होते हुए बोली, जब से तुमने घर संभाला है कोई भी जरूरत की चीजें समय से घर में नहीं होती। मेरे समय में तो मेरी रसोई हर सामान हमेशा उपलब्ध रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर नव्या चुप रही। वह जानती थी कि वो बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सावित्री देवी आगे बोली, अभी सब्जी वाले भैया सब्जी बेचने आएंगे तो धनिया जरूर ले लेना और फालतू का कुछ और मत लेना। मेरा बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। ये सुनकर नाव्या कुछ नहीं बोली और कपड़े धोकर चुपचाप उन्हें छत पर सुखाने के लिए लेके जा रही थी। तभी पीछे से सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ आया। नव्या छत से उसे रोकने को कहा और जल्दी से नीचे जाकर धनिया खरीद लाई। वह माजी से पैसे लेकर सब्जी वाले को दे रही थी कि तभी एक युवक आया और गाँव के प्रधान के घर का रास्ता पूछने लगा। नव्या ने शीतलता से उस युवक का रास्ता बताना शुरू ही किया था कि तभी काफी देर हो जाने के कारण सावित्री देवी ये देखने बाहर आई कि नव्या अभी तक बाहर क्या कर रही है। जैसे ही उन्होंने नव्या को एक युवक से बात करते हुए देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आई और ऊंची आवाज में बोली, तू यहाँ क्या कर रही थी? बाहर खड़ी होकर किस मर्द से बात कर रही थी? सावित्री देवी की तेज आवाज सुनकर नव्या घबरा गई। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कांपती आवाज में बोली, माँ जी वो तो बस रास्ता पूछ रहे थे, मैं तो सिर्फ उन्हें रास्ता बता रही थी। लेकिन नव्या की बात पूरी होने से पहले ही सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर झचकारते हुए अंदर ले आई और गुस्से में बोली, चुप कर, तुम्हारी जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें तो बस बाहर के मर्दों से बात करने का बहाना चाहिए। ये सुनकर नव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, माँ जी इतनी सी बात पर मेरे चरित्र पर सवाल मत उठाइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सावित्री देवी उसकी बातों से और तिलमिला उठी। उन्होंने गुस्से में आकर नव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, एक तो गलती की है और ऊपर से हमसे जबान लड़ा रही है। थप्पड़ खाकर नव्या सन्न रह गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बिना गलती के कोई उस पर ऐसे हाथ उठा सकता है। उसकी आंखें भर गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और जब सावित्री देवी ने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की, नव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से से कहा, बस कीजिए माँ जी, मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे अत्याचार सहने की आदत है।
आपने मुझे मारा, ये मेरी सहनशीलता की परीक्षा थी, लेकिन अगली बार अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। जवाब देना मैं भी जानती हूँ। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आप बिना किसी गलती के मुझे थप्पड़ मार रही हैं। सावित्री देवी ने नव्या का ये रूप देखकर अवाक रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या जैसी सीधी सादी बहू के भीतर इतनी ताकत और आत्मसम्मान छुपा हुआ है। नव्या बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। जैसी वह अकेली हुई, उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। इधर सावित्री देवी ने मन ही मन ठान लिया था कि शाम को जब उसका बेटा विराट घर आएगा तो वह नव्या की सारी शिकायत उससे करेगी और उसे सबक सिखाने के लिए उकसाएगी। वह सोफे पर बैठकर बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही नव्या का पति विराट ऑफिस से घर आया, सावित्री देवी तुरंत शिकायतों का पुल बांधते हुए बोली, बेटा, आज तेरी पत्नी ने मुझसे जबान लड़ाई है, अब तो इसका जवाब तू ही दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि विराट कुछ कहता, नव्या भी बाहर आ गई। वह शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, माँ जी, मैंने आपसे जबान नहीं लड़ाई, सिर्फ अपनी बात कही। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो आप मुझे सवाल कर सकती थी, लेकिन आपने बिना किसी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये सही है? सावित्री देवी तीखे स्वर में बोली, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकती क्या? नव्या ने सहमति लेकिन साफ लहजे में जवाब दिया, माँ तो आप अपनी बेटी और बेटी की भी हैं, लेकिन क्या आपने उन पर कभी हाथ उठाया है? नहीं ना। मैंने भी आज तक कोई शिकायत नहीं की, हर बात सहती रही, लेकिन आज आपने जो किया वो सारी हदें पार कर गया। नव्या ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, आगे से हाथ उठाने से पहले सोच लीजिएगा। आज के समय में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बने हुए हैं। ये सुनकर सावित्री देवी घबरा गई। वो नरम आवाज में बोली, अरे, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए हाथ उठाया था। पराया मर्द से बात करना ठीक नहीं होता, इसीलिए समझाने के लिए गुस्से में हाथ उठा दिया। नव्या ने संयम से जवाब दिया, माँ जी, अगर आपको कुछ गलत लगता था तो आप प्यार से समझा सकती थी, डांट सकती थी, लेकिन मारने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। विराट, जो अब तक सब कुछ सुन रहा था, वो भी आगे बढ़कर बोला, माँ, घर की बहू पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। अगर कोई बात हो तो मुझसे कहिए, प्यार से नव्या को समझाइए। ये सुनकर सावित्री देवी को समझ आ गया और नव्या पहले से चुप रहने वाली बहू नहीं रही। उन्होंने नव्या की आंखों में झांक कर देखा तो अब वो डर नहीं, आत्मसम्मान था। नव्या मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं आज चुप रही तो शायद ये थप्पड़ कल उसकी आदत बन जाता। इसीलिए जरूरी है कि हर औरत समय रहते आवाज उठाए। तो दोस्तों, क्या बहुओं को चुप रह के ऐसे अन्याय का सामना करना चाहिए या समय रहते आवाज उठानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।